यस स्टूडेंट, तो अपनी बात हो रही थी, तो अब अपन बनाने जा रहे हैं LCR सीरीज सर्किट। मैंने हेडिंग डाल दिया हुआ है LCR सीरीज सर्किट। डायग्राम देखेंगे, ये मैंने एक इंडक्टिव कॉइल लगा दी, ये मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये मैंने एक AC सोर्स लगा दिया। ठीक है, अब देखो ये L है, तो यहाँ जो रेजिस्टेंस ये L है, ये कैपेसिटर है और ये रहा रेजिस्टेंस। ये मेरे पास AC सोर्स है, I = I0 sin ओमेगा t। ये यहां से करंट फ्लो करा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां जो रेजिस्टेंस L में डेवलप होगा वो कितना होगा, XL। C में डेवलप होगा वो XC, और R तो सेल्फ ही एक रेजिस्टेंस है। इसमें जो पोटेंशियल डेवलप हुआ वो कितना है, VL। ये डेवलप हुआ पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर VC, तो ये बन गया मेरे पास क्या, तो VR। ठीक है, तो ये LCR सीरीज सर्किट मैंने डायग्राम बना दिया। सीधे कॉम्पिटिटिव अप्रोच पे चलते हैं। सबसे पहले है ना न्यूमेरिकल करने हैं मेरे को, सीधे आपको फेजर डायग्राम पे लाता हूँ। वो मेरे को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेरिवेशन कराने थे, इसलिए एनसीईआरटी के स्टेप लिए मैंने। डायरेक्ट आपको हम फेजर डायग्राम पे लाएंगे। ठीक है, यहां मैंने बोल दिया करंट है I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, याद रखना मैंने ओमेगा टी का टर्म हटा लिया, मेरे पास यही करंट है I = I0 साइन ओमेगा टी। अब आप देखते जाइए, करंट फ्लो किया, करंट जैसे ही फ्लो करता है L क्या करता है, L क्या करेगा, अपोजिशन। ठीक है, आप हमेशा याद रखो जो अपोजिशन करता है आप उसको आगे जाने देते हैं, जो आपका अपोजिशन करे उसे आगे जाने दो। अभी भी हमने जो प्रूव किए थे उसमें यही देखा था, L में पोटेंशियल 90 डिग्री फॉरवर्ड कंडीशन में था। ठीक है, यानी कि करंट बैकवर्ड कंडीशन में। तो जब ये फ्लो करेगा तो L में जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो 90 डिग्री फॉरवर्ड। तो देखो ये 90 डिग्री फॉरवर्ड, और यहाँ पोटेंशियल VL डेवलप हुआ, हम बोल सकते हैं VL = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना, π/2। ठीक है, इक्वेशन सेट करा दिया मैंने, पोटेंशियल दिखा दिया। अब बात आएगी कैपेसिटर। कैपेसिटर कोई अपोजिशन नहीं करता। कैपेसिटर में पोटेंशियल जो आया था वो 90 डिग्री कहाँ आया था, बैकवर्ड में। तो यहाँ पोटेंशियल VC = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, ये सारे के सारे प्रूव कर लिए थे हमने। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दोनों की दोनों साइन है, साइन है, इनको वेक्टर की तरह डील करो। अपोजिट है 180, क्या चलता है A - B। और प्रैक्टिकली हमें मालूम है करंट का वैल्यू सेम है, तो XL ग्रेटर तो BL भी ग्रेटर, तो ये ग्रेटर होगा ये लेसर होगा। याद रखना जनरली हम इसको BL डिफरेंस BC लिखेंगे, लेकिन 12th के लेवल पे BL - BC कर सकते हैं। तो मैंने नेट पोटेंशियल यहाँ पर इंडिकेट कर लिया, नेट पोटेंशियल मेरे पास आ गया BL - BC। अब करंट फ्लो करेगा, आर में तो कोई टेंशन नहीं है, जहां करंट है वहीं ये अपना बनाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम फेज में रहता है, तो मैंने यहाँ ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया BR में कोई टेंशन नहीं, चाहो तो लिख सकते हो V = V0 साइन ऑफ ओमेगा टी। अब अपन तैयारी कर रहे हैं, अब ये नेट पोटेंशियल की तैयारी हो रही है। ये BL - BC, तो बेटा ये भी BL - BC, तो ये BL - BC, ये BR, ये आ गया मेरे पास नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल या इफेक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हमारा RMS वैल्यू होता है बेटा, याद रखना। तो यहां से अगर मैं बनाऊं तो V = क्या बनेगा, √this स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ये बनता है V = VR स्क्वायर प्लस BL - BC का होल स्क्वायर। तो AC के केस में जो हमारे पास BRMS बनेगा उसकी हम लोग वैल्यू लेके आ गए। ठीक है, तो ये बनके तैयार हो गया V = √BR² प्लस BL - BC का होल स्क्वायर। ये इफेक्टिव वैल्यू आ गई।
अब इसके बाद मेरे को अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो इफेक्टिव पोटेंशियल या ठीक है ये इफेक्टिव है तो इफेक्टिव V इज इक्वल टू आई आर। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बेटा इंपीडेंस बोलते हैं और जेड से इंडिकेट करते हैं। तो मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंपीडेंस जेड से इंडिकेट किया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे को कितना मिलने वाला है V इज इक्वल टू आई आर, तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ये मिलेगा मेरे को आई एक्सएल आई एक्ससी, ठीक है। तो ये मिला आई और ये मिला जेड। अब देखो ये आई स्क्वायर और ये भी आई स्क्वायर बाहर बुलाओगे तो ये बन जाएंगे आई। तो फाइनली इनर में क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आई आई बेटा उड़ा दो, ठीक है। जब आपके आई आई उड़ जाएंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस बचता है जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सर्किट का इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया और इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इंपीडेंस यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब इंपीडेंस के बाद सपोज मेरे को कभी भी करंट चाहिए रहेगी तो I बराबर B बाई जेड अपन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को चाहिए बेटा पावर, ठीक है। या अपन पहले एंगल निकाल लेते हैं। ये इफेक्टिव B है ये इफेक्टिव I है बेटा, इन दोनों के मिडिल का एंगल क्या हो गया थीटा। तो मैंने लिया एंगल बिटवीन B एंड I, एंगल बिटवीन V एंड I मतलब वोल्टेज एंड करंट, ये एंगल मैंने लिया तो tan थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये बनता है मेरे पास BL माइनस BC डिवाइडेड बाय BR, ठीक है। अब ध्यान देना अगर इसे रेजिस्टेंस के टर्म में ले जाना चाहते हैं तो इसको बेटा I इंटू एक्सएल कर दो, I इंटू एक्ससी कर दो, I इंटू आर कर दो, सारे I कॉमन लेके हटा दो तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये आ गया एंगल बिटवीन B एंड I, ठीक है। ये डायग्राम अभी मेरे काम का है इसीलिए नहीं हटाऊंगा मैं। नेक्स्ट और हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं तो इफेक्टिव पोटेंशियल आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, तो इफेक्टिव करंट आ जाएगा, वो करंट IRMS करंट होगा, ठीक है। अब एंगल बिटवीन B एंड I भी मेरे पास आ चुका है। अब मेरे को चाहिए पावर, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला याद करो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता था। यहाँ V है यहाँ I है तो मेरे को दोनों को एक में लेके जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ जब आएगा तो किस टर्म में आएगा कॉस थीटा के टर्म में आएगा। तो मेरे पास पावर P इज इक्वल टू बनेगा V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू BRMS है ना IRMS इंटू कॉन कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये पावर बन गया। यहाँ पर जो कॉस थीटा है उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बनता है R बाय जेड। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस साइड रेजिस्टेंस के टर्म में क्या है R और दिस साइड रेजिस्टेंस के टर्म में क्या है Z। तो पावर फैक्टर कॉस थीटा इज इक्वल टू बना R बाय Z। तो इसका नाम है पावर फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी आपको चीजें बता देता हूँ मैं रुक के, न्यूमेरिकल में काम आने वाली है। जब हम प्योर इंडक्टर में काम करते हैं तो B और I का एंगल क्या होता है 90 डिग्री। आप पुट करो B और I का एंगल 90 डिग्री, cos 90 0, पावर कितना बनेगा 0, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्योर कैपेसिटर में भी आएंगे तो B और I का एंगल कितना 90 डिग्री, यहाँ भी कोई पावर कंज्यूम नहीं होगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे सर्किट जिसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं होता है उसमें फ्लो होने वाली करंट को हम लोग वॉटलेस करंट बोलते हैं। तो कभी वॉटलेस करंट आए तो समझ जाना उस सर्किट में या तो L प्रेजेंट है या C प्रेजेंट है, क्योंकि जब ये दोनों ही प्रेजेंट होंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगा। क्योंकि जब R की बात करोगे दोनों सेम फेज में आएंगे, cos 0 का वैल्यू 1 बनेगा, पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। तो वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे सर्किट जिसमें फ्लो होने वाली मतलब करंट ऐसी फ्लो हो, या आप ऐसे सीधे बोल दो ऐसे सर्किट जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, पावर लॉस नहीं है, पावर कंजम्पशन नहीं है, तो उस सर्किट को हम लोग में फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर तैयार कर ली हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा
आगे चलते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं इस डायग्राम को हटा देता हूँ। ये सारा का सारा है एलसीआर सीरीज सर्किट के अंडर में। अब बात आती है कि मेरे को भैया रेजोनेंस कराना है। ठीक है, तो मैं रेजोनेंस की थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल आएंगे वो सिर्फ इतने ही पोर्शन से आने वाले हैं। इस पोर्शन पे आप अच्छे से कमांड कर लीजिए। ठीक है, मैंने कहा मेरे को जाना है तो मेरे को करंट चाहिए। ठीक है, तो IRMS इज इक्वल टू क्या बनेगा, BRMS बाय Z। ठीक है, अब मेरे को कराना है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है बेटा, हर बॉडी के पास एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। यानी कि आपके लिए रेजोनेंस का मतलब हो गया कि मैचिंग ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मेरे को रेजोनेंस कराना है किस में, सीरीज में। तो सीरीज में करंट कैसा रहता है, सेम। तो करंट कैसा करेंगे, मैक्सिमम, ताकि अपने पास रेजोनेंस भी कैसा हो, मैक्सिमम वाला होना चाहिए। तो मैंने कहा सीरीज में कराना है तो आई का वैल्यू कैसा, मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब होगा, जब जेड क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अब मैंने जेड का वैल्यू देखा तो जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या था, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कौन, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास बन के तैयार हुआ। अब मैंने कहा जेड मिनिमम, तो जेड मिनिमम में, तो जेड मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो जेड मिनिमम का वैल्यू क्या होता है, आर। इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी सर्किट में प्रेजेंट रेजिस्टेंस को नहीं हटा सकते आप, वो तो रहेगा ही रहेगा। अब ये जेड मिनिमम आर, ये आर के बराबर कब होगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो एक्सएल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्ससी। जब ये दोनों इक्वल होंगे तब जेड का वैल्यू मिनिमम होगा और करंट कैसा होगा, एलसीआर सीरीज सर्किट में मैक्सिमम। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सएल मतलब ओमेगा एल, एक्ससी मतलब 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एल सी, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। अब ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी, दैट इज एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, ये मेरे पास कौन आ गया, ये मेरे पास आ गया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। एलसीआर सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कराना है, करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम मान लो जेड मिनिमम। जेड मिनिमम का वैल्यू क्या, आर। ऐसा कब होगा, जब एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी होगा। इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 1 बाय अंडर रूट एलसी होना चाहिए, या एफ इज इक्वल टू 1 बाय 2 बाय अंडर रूट एलसी होना चाहिए। आपके पास जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे हमारा टीवी सेट हो गया, एफएम रिसीवर हो गया, उसमें बेटा हम कैपेसिटर को फिक्स रखते हैं, एल को चेंज करते हैं। एल को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चेंज होती है। जब ये फ्रीक्वेंसी आने वाली फ्रीक्वेंसी से मैच करती है तब क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना। इसकी इस जो ये जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है इसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि ये एल और सी पे डिपेंड करती है। अब यहीं से ना, इससे ही आपको थोड़ा डायग्राम और दिखा देता हूँ रेजोनेंस के लिए सीरीज में। ये डायग्राम 12th लेवल पे है बेटा। ठीक है, अगर हम बीएससी लेवल पे जाएंगे तो ये डायग्राम रॉन्ग हो जाता है, लेकिन 12th लेवल पे ये डायग्राम हमारा राइट है। थोड़ा सा डायग्राम में मैं चीजों को इंडिकेट करा लूं। इस समय करंट का वैल्यू मैक्सिमम है I0, ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास ये मैक्सिमम। ठीक है, तो जिस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम है उस समय की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। मैंने सफिक्स में आर डाल दिया, ये आपका डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब एक चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं, आपके काम आएगा। देखो, जैसे ही हम लोग सपोज आप एफएम सुनना चाहते हैं, है ना, एफएम के लिए हम लोग ट्यूनल घुमाते हैं, तो जब ट्यूनल घुमाते हैं ना तो धीमे धीमे एमएल का वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं। आप ध्यान देना, एक पॉइंट ऐसा आया जहां आपको साउंड सुनाई दी, उस फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट फ्रीक्वेंसी F1 बोल दिया मैंने। आगे बढ़ते गए, साउंड की क्लियरनेस बढ़ती गई, फिर इस पे मैक्सिमम हो गई। ऐसे जब आगे जाते हैं ना, जैसे एक साउंड स्टार्ट हुई थी, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी साउंड आने लगी, फिर और आगे बढ़े तो वो डिक्रीज करती है, फिर एक ऐसी भी फ्रीक्वेंसी आती है जिससे थोड़ा आगे निकल जाए तो साउंड ही आना बंद हो जाती है। तो अब हमने देखा कि वो जो साउंड थी वो मेरे पास कितनी थी, ठीक है।
तो F2 माइनस F1, भाई ये ओरिजिन है मेरे पास, F2 माइनस F1, तो ये जो इनका डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं F2 माइनस F1 को बैंडविड्थ, है ना, इसको बैंडविड्थ, ठीक है। क्योंकि यहां से एक और टर्म डेवलप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, ये शार्पनेस और गुडनेस बताता है, किसकी, रेजोनेंस की। तो यहां से डेवलप होता है क्यू फैक्टर, जिसे हम लोग बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर, पूरा नाम है। तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। तो मैंने कर दिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, ठीक है। और अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात नहीं करना चाहते, हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह के टर्म में बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब वोल्टेज अक्रॉस एल, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस आर। तो मैंने क्या किया, वोल्टेज अक्रॉस एल मतलब I इंटू एक्सएल, और वोल्टेज अक्रॉस आर यानी कि I इंटू आर मैंने कैंसिल कर लिए, तो ये मिलता है मेरे को एक्सएल बाय आर। अगर जरूरत पड़ेगी तो ओमेगा एल बाय आर भी यूज करेंगे। तो ये मेरे पास क्यू फैक्टर आ, ठीक है। तो इतनी चीजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप याद रखना, आपको कमांड केवल कर लेना है एलसीआर सीरीज सर्किट पे, आपका न्यूमेरिकल यही से होता है। अब छोटे छोटे टर्म ले लेते हैं, ठीक है, इसको हटा लेता हूं मैं। अब छोटे छोटे जरा टर्म पे बात कर लेते हैं, ये मैंने हटाना शुरू